जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफलता का साधन 108। मैं गौरव सागर उपस्थित हूँ रुक्मणी प्रकाशन द्वारा बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 का वॉल्यूम 1 सेट नंबर 1 को लेकर। इस सेट में कुल 150 क्वेश्चन है। हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी द्वारा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की शेड्यूल जारी कर दी गई है। ये है शेड्यूल, परीक्षा तिथि इसमें घोषित है। परीक्षा जो है वह 7 दिसंबर 2023 से शुरू है। आप इसमें देख सकते हैं सभी का शेड्यूल है। तो समय बहुत कम बचा है, आप लग जाएं। थोड़ी चर्चा जो है पाठ्यक्रम में कर लेते हैं कि इसमें लैंग्वेज है, भाषा। इसमें भाषा में 30 प्रश्न होंगे। भाग 2 है जिसमें सामान्य अध्ययन है, इसमें 40 प्रश्न आपको मिलेंगे। और भाग 3 जो सामाजिक विज्ञान के लिए हैं उनमें 80 प्रश्न हैं। अगर कोई लैंग्वेज भाषा लिए हैं जैसे कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, तो यहाँ सामाजिक विज्ञान के जगह वो विषय आ जाएगा जो कि 80 प्रश्न होंगे। समय की अवधि है वो 2 घंटा 30 मिनट है और इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। तो समय बहुत कम है, आप तैयारी में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। यह सेट आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 जो कि लैंग्वेज है। इसमें मैंने बतलाया कि इसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। इसके पहले अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सफलता का साधन 108 को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हालांकि यह मैंने आगामी परीक्षा को देखते हुए ये सेट तैयार किया है, लेकिन यह भाषा को छोड़ दिया जाए तो आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे बीएसएससी, बीपीएससी और एसआई दरोगा सभी के लिए यह सेट महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज यानी कि भाषा से है। पहले इंग्लिश के प्रश्न हैं, मैं उसे देखूंगा। पहला प्रश्न है, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम वर्ग कक्ष का कौन हिस्सा है? ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी बेंच डेस्क, ऑप्शन सी वॉल क्लॉक, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि पता है आपको इसमें 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई। तो ये पांचों ऑप्शन में से जो ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, जो उचित है, उसे आपको ढूंढना है। और एक से अधिक रहे तो आप डी देख सकते हैं, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऊपर दिए गए एक से अधिक। तो यहाँ व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ क्लासरूम, क्लासरूम वर्ग कक्ष का कौन हिस्सा है? ब्लैक बोर्ड ये भी है, बेंच डेस्क ये भी है, वॉल क्लॉक दीवाल घड़ी ये भी है। तो इस प्रकार ये तीनों है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली जगह को भरना है जो कि सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। यहां उपयुक्त, सबसे ज्यादा जो उपयुक्त हो जो ऑप्शन, उसको जो है खाली जगह में भरना है। दी एंगल्स आर इक्वल
Consequently, the sides are option A equal, option B unequal, option C larger, option D more than one of the above. The angles are equal, कोण बराबर है. Consequently, the sides are, परिणाम स्वरूप उसके जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो क्या होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा या लार्जर होगा या एक से अधिक होगा. एंगल अगर बराबर है, इक्वल है, तो परिणाम स्वरूप इसकी भुजाएं भी बराबर होगी, तो इक्वल हो जाएगा, बराबर, समान, इक्वल, समान. अनइक्वल और समान ये नहीं होगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. नीचे गए शब्द का जो रेविलियन है उसका एंटोनिम्स, उल्टा शब्द, उल्टा एंटोनिम से उल्टा शब्द जो सबसे अधिक उपयुक्त है, उल्टा शब्द उसे ढूंढना. रेविलियन का उल्टा शब्द हमें ढूंढना है. ऑप्शन ए अपराइजिंग, ऑप्शन बी अलॉटमेंट, ऑप्शन सी लॉयल्टी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव और ई नन ऑफ द एबव. एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं. तो अभी हमें बताना है कि रेविलियन का एंटोनिम से उल्टा शब्द क्या होता है. रेविलियन का अर्थ होता है विद्रोह. रेविलियन का अर्थ होता है विद्रोह. अपराइजिंग का भी अर्थ विद्रोह ही होता है. और अलॉटमेंट का तो जानते हैं आवंटन होता है. और लॉयल्टी का अर्थ होता है निष्ठावान, निष्ठावान या किसी के प्रति जो वफादार होता है, निष्ठा जो रखता है, वह लॉयल्टी होता है. तो इस प्रकार रेविलियन का एंटोनिम से उल्टा हो जाएगा निष्ठावान. सी इज द करेक्ट आंसर. रेविलियन का एंटोनिम से यानी कि उल्टा शब्द हो जाएगा लॉयल्टी. अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स. इडियम, इडियम मुहावरा होता है. मुहावरा कि ये जो मुहावरा है ऑल आइज, इसका उपयुक्त, सबसे ज्यादा उपयुक्त अर्थ क्या होता है. ऑल आइज, ऑल आइज का अर्थ क्या होता है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हो. ऑप्शन ए वाचिंग ईगरली, ऑप्शन बी नॉट वाचिंग एट ऑल, ऑप्शन सी वाचिंग विथ एंगर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव. तो ऑल आइज का यहां क्या हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा उपयुक्त हो. पहले हमें यह जानना है कि ऑल आइज का मतलब क्या होता है. ऑल आइज का मतलब हो जाता है उत्साहपूर्ण, उत्साहपूर्ण देखना. यहां ए में है वाचिंग ईगरली, बेसब्री से देखना. नॉट वाचिंग एट ऑल, तनिक भी नहीं देखना. या वाचिंग विद एंगर, गुस्से से देखना. हाँ, गुस्से से देखना. उत्साह यहां है, इसका है गुस्से से देखना. एंगर मतलब गुस्सा होता है, गुस्से से देखना. तो यहां ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहां ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा कि गुस्से से देखना, वाचिंग विथ एंगर. अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स, साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. नीचे दिए गए जो शब्द है कन्फ्यूजन, उसका
समान अर्थ वाला शब्द सुनना, साइनोनिम समान अर्थ वाला, समान अर्थ है जो कि इसी के तरह समान कोई अर्थ हो। ऑप्शन ए पेरुजल का अर्थ हो जाता है पेरुजल, अध्ययन या पठन। कमोशन का अर्थ हो जाता है हलचल या हंगामा। स्टैग्नेशन का अर्थ हो जाता है स्थिरता, स्थिरता। तो यहाँ कन्फ्यूजन का होता है उलझन, उलझन। अब हमें देखना है कि उलझन से मिलता जुलता यहाँ कौन है। पेरुजल, अध्ययन या पठन, ये तो होगा नहीं, हमको साइनोनिम देखना है, समान अर्थ। ये कन्फ्यूजन के तरह किसका अर्थ होता है। कमोशन का अर्थ हो गया हलचल या हंगामा, और स्टैग्नेशन स्थिरता। तो उलझन का मिलता जुलता जो है यहाँ बी हो जाता है, हलचल हंगामा उलझन लगभग सेम अर्थ में आता है। तो इस प्रकार कन्फ्यूजन का साइनोनिम हो जाएगा वो कमोशन, कमोशन। अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ उपयुक्त इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें खोजना है। तुम स्कूल कब जाते हो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए व्हेन यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गोइंग टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। डी में मोर देन वन ऑफ द एभव, और ई में नन ऑफ द एभव। तो यहाँ जो है यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। यहाँ कब का हो जाता है व्हेन, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है और यह सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ डू हो जाएगा। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो यहाँ हमें देखना व्हेन डू यू गो टू स्कूल कहाँ में आता है, ये ऑप्शन सी में है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट कर कृपया इसका जवाब देंगे कि तुम कब खाते हो, तुम कब खाते हो। आप कमेंट कर इसका ट्रांसलेट बताएंगे। तुम कब खाते हो, आपको कमेंट कर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर मुहावरा है, मुहावरा का जो है अर्थ हमें बताना है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। लाइक अ केक वॉक, ऑप्शन ए इजी टास्क, ऑप्शन बी प्लीजेंट एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी स्मूथ सरफेस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एभव, ई नन ऑफ द एभव। तो यहाँ लाइक ये केक का पहले हमें अर्थ जानना है कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, उसी के आधार पर हम यहाँ देखेंगे। लाइक ये केक वॉक का अर्थ हो जाता है काफी आसान, आसान या वेरी इजी भी कह सकते हैं। तो यहाँ ए में इजी टास्क, प्लीजेंट एक्सपीरियंस, स्मूथ सरफेस क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इजी टास्क, डेट इज सेम लाइक अ केक वॉक, डेट इज सेम इजी टास्क, काफी आसान, वेरी इजी। अगला है
मदर्स मदर इज, माँ की माँ क्या है? मदर्स मदर, माँ का, माँ की माँ, माँ की माँ, माँ ये कौन होती है? ऑप्शन ए मैटरनल ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी ग्रेट ग्रांड ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एभव। तो माँ की माँ यहाँ क्या होती है? ऑप्शन ए नानी, जिसको हम बोलते हैं नानी, माँ की माँ नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी। 8 इंग्लिश से प्रश्न होंगे और 9 से 20 तक जो है वह हिंदी का है। 9 से 29 तक हिंदी के प्रश्न होंगे। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मच्छर, मीट, मछली, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मत्सर ये मच्छर होता है, मत्सर। मछली का मत्स्य होता है, मीट का मित्र, ये तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? परा, इक, क, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रत्यय आपको पता ही होगा कि जो शब्द के अंत में लगता हो, शब्द के अंत में वो प्रत्यय होता है, और शब्द के जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ शब्द के प्रादेशिक इक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ उपर्युक्त इसमें कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ इक दुर्घईकार है, ये रहता तब होता इक। तो इस प्रकार यहाँ उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा, हर्षही का है, आपको देखना है कि हर्षही का है, तो इस प्रकार यहाँ इक हो जाएगा। ये रहता अगर ऑप्शन में तो हमारा आंसर इक हो जाता ये, लेकिन यहाँ दुर्घईकार से है, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार देखना है कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलंकार यहाँ जो है अतिशयोक्ति हो जाएगा। अतिशयोक्ति यहाँ अलंकार है। अगला प्रश्न है गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थान वाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीति वाचक क्रिया विशेषण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीतिवाचक। यहाँ मिलकर जो है रीति को निभाता है, रीतिवाचक है मिलकर। अगला प्रश्न है जिस समास में पूर्व पद अवयव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अवयवी समास, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो वह अवयवी समास कहलाता है, अवयवी समास।
कहलाता है। अगला है, इनमें से कौन विभत्स्य रस का अस्थाई भाव क्या है? इनमें से विभत्स्य रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह, जुगुप्सा, घृणा, ऑप्शन सी घृणा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विभत्स जो है वह जुगुप्सा भी होता है, घृणा भी होता है। तो इस प्रकार दो दो आंसर इसका हो गया, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? ऑप्शन ए, जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बालाघात हो। ऑप्शन बी, जो बालाघात हो। ऑप्शन सी, जिनका उच्चारण असंभव नहीं है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ व्यंजन वर्ण कह रहा है। हम जानते हैं व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है। तो जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से, अन्य वर्ण यहाँ स्वर वर्ण है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके, वही व्यंजन होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ह, ड, स, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ह भी है, स भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, कपूत। ऑप्शन बी, 19। ऑप्शन सी, खुशबू। ऑप्शन डी, एक से अधिक। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो विकल्प में खुशबू है, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अभिषेक का संधि विच्छेद बताना है। अभिषेक, अभी जोर शेक होता है, अभी जोर शेक, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? यहां संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, ज्यादा बातें करना। ऑप्शन बी, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन सी, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका नाक दबाने से मुंह खुलता है अर्थात कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो पढ़ा न गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अपठित, अपठनीय, जटिल, या कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपठित। अगला प्रश्न है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी, परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन सी, सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ थोड़ी सी है, थोड़ी सी यह परिणामवाचक है। ऑप्शन बी, परिमाण
परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द को खोजना है, यहाँ रचना स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए भौरा, इसका राइट आंसर भौरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। आगे है गद्यांश को पढ़कर इसका जवाब देना है, इन्हें हम लोग नहीं देखेंगे, मतलब आसान है, इसे पढ़कर आप यहाँ इसका जवाब देंगे, यहाँ देंगे इसका जवाब, पूरा गद्यांश को पढ़ने को इसका जवाब देंगे। हम लोग सामान्य अध्ययन देखेंगे पार्ट 2। अगला प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी लगभग 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। भारत का एग्जैक्ट क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर होता है। तो यहाँ लगभग में कह रहा है, इसीलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए शिवालिक हिमालय, ऑप्शन बी विंध्यन हिमालय, ऑप्शन सी अरावली पर्वत। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी जो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इस प्रकार आंसर इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन परियोजना बेतवा नदी पर है? ऑप्शन ए मंडी परियोजना, ऑप्शन सी तिलैया परियोजना, ऑप्शन सी माता टीला परियोजना, या उपर्युक्त कोई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा माता टीला परियोजना। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन मानव निर्मित झील है या हैं? ऑप्शन ए एक नंबर में है गोविंद बल्लभ पंत सागर, पुलिकित झील, चिल्का झील, पेरियार झील, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी 1 तथा 3, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक। गोविंद बल्लभ पंत सागर और पेरियार झील, ये दोनों झील जो है मानव निर्मित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, और पेरियार जो है वह केरल में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, और चिल्का झील यह उड़ीसा में है, चिल्का झील। अगला प्रश्न है दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक,
या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध सागर जल प्रपात, यह गोवा में है। गोवा की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ऑप्शन बी, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ऑप्शन सी, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, या डी उपर्युक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपर्युक्त से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन बी, लाल मृदा। ऑप्शन सी, काली मृदा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में एक से अधिक, या ऑप्शन ई, इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लगभग 40%। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए, दुलहस्ती परियोजना। ऑप्शन बी, कोयना परियोजना, या ऑप्शन सी, पोंग परियोजना। डी उपर्युक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोयना परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जेके जम्मू कश्मीर में है। और पोंग परियोजना ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है। ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। शिवालिक पर्वत श्रेणी यह बिहार के उत्तर पश्चिम में है, या उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, पवना विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए, 1820-23। ऑप्शन बी, 1873-76। ऑप्शन सी, 1895-98। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। पवना विद्रोह जो है वो 1873-76 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 73-76। पवना विद्रोह कब हुआ? 1873-76। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए भोला, ऑप्शन बी बैजनाथ, ऑप्शन सी मूलशंकर, उपर्युक्त ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में कोई नहीं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था, मूलशंकर। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी।
और इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में कलकत्ता मद्रास की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्नवालिस या ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी 1854 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी उपर्युक्त एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में पहला समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन ए कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यह 1780 ईस्वी में और जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ, जो कि पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी श्याम कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन ए 1888 ईस्वी, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी 1892 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी 1892। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें तथा अपने सगा संबंधी को भी यह वीडियो शेयर कर दें, ताकि वह भी यह वीडियो देखकर लाभान्वित हो सके। समय कम बचा है, इसीलिए आप भी कड़ी मेहनत करें। हाँ, विशेष जानकारी के लिए
आप मेरा टेलीग्राम चैनल सफलता का साधन 108 को ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं आपको किसी भी प्रकार की जानकारी या इस वीडियो का PDF वहाँ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल सफलता का साधन 108 को जरूर ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद नाराडे थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु ये महादेव गोविंद नाराडे थे, रानाडे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र वह अंग्रेजी भाषा में थी। यह अंग्रेजी भाषा, मराठा देखकर आप मराठी नहीं लगा देंगे, यहाँ मराठा समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा में था। अंग्रेजी समाचार पत्र में मराठा के साथ साथ केसरी समाचार पत्र भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाग 9 ख पाठ 9B किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से अंतः स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 92वां, ऑप्शन बी 94वां, ऑप्शन सी 97वां, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 97वां। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है? योजना अवकाश यानी पहली योजना अवकाश किस रूप में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए 1956 से 1958 तक, ऑप्शन बी 1966 से 1970 तक, ऑप्शन सी 1990 से 1992 तक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी तक रहा है, 1966 से 1969। तो इस प्रकार यहाँ 1966 से 1970 है, इसलिए ये नहीं होगा, 1969 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न गणित से है, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 है तो गौतम की आयु कितनी है? यहाँ हमें सबसे छोटा देखना है। हम यहाँ साई की आयु मान लेते हैं।
यहाँ साई की आयु हम मान लें x वर्ष, मान लेते हैं कि आयु x वर्ष, तो गौतम की आयु हो जाएगी यहाँ गौतम की हो जाएगी यहाँ 2x वर्ष, और सतीश का यह हो जाएगा यहाँ क्योंकि दो गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो 2x प्लस 2 2 वर्ष अधिक है। तो ये तीनों मिला करके यहाँ हम प्रश्न से कर देते हैं, क्या है कि x साई की आयु है, गौतम की आयु 2x है, और सतीश की आयु 2x प्लस 2 है, और दोनों से तीनों मिलाकर के कुल कितना है 27 है, 27 वर्ष। तो हम यहाँ समीकरण को हल करते हैं, 5x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ 5x बराबर हो जाएगा 27 घटा 2, x बराबर हम कर देते हैं यहाँ 25/5। तो साई की आयु हो जाती है यहाँ 5 वर्ष, साई की आयु 5 वर्ष। तो हमको किसकी आयु निकालना है, गौतम की आयु क्या कितनी होगी। तो गौतम की आयु है यहाँ 2x, तो 2 गुना 5 वर्ष, 2 गुना 5 वर्ष, 5 दूनी 10 वर्ष। तो इस प्रकार गौतम की आयु कितनी हो जाती है 10 वर्ष है। हमें ऑप्शन में जाना है सी में 10 वर्ष है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा 10 वर्ष, यहाँ 10 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विशिष्ट कूट भाषा में 1 को 15, 28, 15 के रूप में और 2 को TWO को 20, 46, 45 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SIX को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए 38, 18, 48, ऑप्शन बी 19, 9, 24, ऑप्शन सी 19, 18, 72। ये रीजनिंग का प्रश्न है, चलिए देखते हैं। 1 है ONE 1, कर्मिक में 1 का स्थान, क्रम में 1 O का स्थान 15 होता है, और N का 14 हो जाता है, E का 5 होता है। तो यहाँ हम देखते हैं 28, 15, अगर हम 15 को 1 से गुना करते हैं, 15 एकम 15, और 14 को 2 से गुना कर देते हैं, तो 14 दूनी 28, और 15 को हम 5 को 3 से गुना करते हैं, तो 5 तिया 15। तो शायद इस प्रकार ये आ रहा है। यहाँ भी हम देखते हैं 2 को, इसी प्रकार TWO को देखते हैं, तो T का स्थान हो जाता है 20, और W का स्थान हो जाता है 23,
और ओ का स्थान हो जाता है शायद 15, हाँ 15 होता है। तो यहाँ भी हम इसे 1 से गुना करते हैं, इसे 2 से करते हैं, इसके 3 से करते हैं। तो यह 23 दूनी 46 और 15 या 45, हाँ। तो यहाँ 6 को आप जो है ऐसे सेट कर लें। एस का सॉरी, हाँ एस का हो जाता है यहाँ 19 और आई है, आई का स्थान हो जाता है 9 और एक्स का हो गया 24। तो 19 को 1 से गुना करते हैं 19 और आई को 9 से गुना करते हैं 9 दूनी 18 और 24 को 3 से करते हैं और 24 तिया 72। तो शायद 19 18 72, 19 18 72 सी, हाँ सी होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समूह के 12 सदस्यों का समूह 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 था, जबकि दूसरे समूह के n सदस्यों का औसत स्कोर 12 था। यदि संयुक्त माध्य 11.2 था तो n का मान क्या था? हाँ n का मान निकालना है हमें, तो चलिए हल करते हैं। प्रथम समूह में का कुल अंक हो जाएगा 12 गुने 10 120। उसी प्रकार दूसरे समूह हो जाएगा, दूसरे समूह का कुल अंक हो जाएगा 12 गुना n, 12n। तो यहाँ प्रश्न से दिया हुआ है संयुक्त माध्य, संयुक्त माध्य, तो प्रश्न से यहाँ हो जाएगा, प्रश्न से संयुक्त माध्य अर्थात कुल माध्य कह सकते हैं या संयुक्त माध्य। एक 120 प्लस 12n, यहाँ 12 चूंकि दोनों में है तो 12 प्लस n, तो यहाँ कुल माध्य 27 है, सॉरी 11 पॉइंट, कुल माध्य 11.2 है। तो यहाँ हो जाएगा 120 12n बाय 12 प्लस n। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं समीकरण के अनुसार, तो हल करने पर, इसे हल करने पर 18 आएगा। आप इसे हल कर लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 11.2 इक्वल टू 120 प्लस 12n बाय 12 प्लस n। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार हल करेंगे तो यहाँ n का, चूंकि जगह की कमी है इसलिए तो यहाँ इसका 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो यह छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या निकालना है। माना कि अनुपातिक मान x है, बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या हो जाएगी 3x और छोटी संख्या हो जाती है, छोटी संख्या हो जाएगी 2x। तो यहाँ कह रहा है कि बड़ी संख्या के 20%,
बड़ी संख्या के 20%। तो यहाँ हम सीधा प्रश्न से कर देते हैं। प्रश्न से बड़ी संख्या यहाँ 3x है, 3x, तो प्रश्न से हो जाएगा 2x इंटू 20% प्लस 20, यहाँ हो जाएगा 3x इंटू 10% प्लस 25। चूँकि 25 कह रहा है अधिक है, अधिक के बराबर हो जाती है, तो इस प्रकार हमें यहाँ सेट करना है। तो यहाँ हो जाएगा 2x इंटू 20/100 प्लस 20, 3x गुना 10/100 जोड़ 25। यहाँ 2 दूनी 4x/10 प्लस 20, 3x/10 प्लस 25। तो हमको 4x/10 माइनस 3x/10 और हमको ये 20 प्लस है तो माइनस बना करके इधर लेके आना होगा, -20। यहाँ हो जाता है 10, 4x घटा 3x, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ x/10 बराबर 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम यहाँ, तो x बराबर हो जाएगा 5 गुना 10, तो x बराबर हो गया 50। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि छोटी संख्या। तो छोटी संख्या यहाँ जो है, तो छोटी संख्या यहाँ हो जाता है 2x है, 2 गुना 50 यानी कि 100 हो जाएगा। तो हमको यहाँ खोजना है ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 100 मिल गया। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनीता और विनीता 1950 रुपए की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्से का नया अनुपात क्या होगा? दोस्तों मैं केवल इसका आंसर बतला देता हूं, क्योंकि जगह की कड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए केवल मैं इसका आंसर बतला देता हूं। ऑप्शन बी हो जाएगा 20:23। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा इसे पूर्ण रूप से बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 471, 479, 452, 416, 391। तो यहाँ जो है ये खाली जगह में क्या होगा? यहाँ जो है हम घटाते हैं, 9 में से 1 चल जाएगा 8, ये 0 हो जाता है, तो 8 हो गया। और यहाँ ये बड़ा है, इसको घटाने पर 27 हो जाता है, और इसको यहाँ घटाने पर 404, 11 में 5 चला गया 64, तो ये 64 हो जाता है।
और हाँ, ये 2 का 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। तो हमें यहाँ 6 का क्यूब लाना होगा। तो 6 का क्यूब यहाँ देख रहे हैं, ये छोटा ये बड़ा, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये प्लस करना पड़ा होगा, प्लस 8। और यहाँ ये कम हो जाता है, ये 3 का क्यूब इसमें घटाना पड़ा होगा, -3 का क्यूब। और ये फिर प्लस है 4 का क्यूब, 5 का माइनस और 6 का क्यूब हमें जोड़ना है। इसमें 6 का क्यूब हमको जोड़ना है। तो 6 का क्यूब 36 और 6 18 3 21 216। 216 अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो शायद आ जाना चाहिए 7 10 6, ये होना चाहिए। हाँ हाँ, यही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चूंकि 6 का क्यूब को यहाँ ऐड करना है, हमें ऐड करना है, तभी मेरा आंसर निकलेगा। क्योंकि एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, ये आ रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी ढंग से हो सके। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।